जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों क्लास 11 के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में हिंदी का आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है बच्चों ये है 25 फरवरी को, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है यह है आपका 27 फरवरी को। तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए आपकी हिंदी की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। और इस पेपर को बच्चों लाइन टू लाइन में आपको कंप्लीटली सॉल्व करके अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप अपने हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सके। तो ये पेपर बच्चों डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके हिंदी के पेपर के लिए, ठीक है। और साथ ही ये भी चीज, इस वीडियो में बेसिकली हम खंड नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न को, यानी कि जो दृश्य लेखन वाला क्वेश्चन होता है। दो तरीके के पत्र होते हैं, एक जॉब लेटर वाला होता है, एक दूसरा पत्र होता है, ठीक है। एक प्रतिवेदन, कार्यव्रत, प्रश्न विज्ञापित, कार्य सूची, ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। काव्यांश की, गद्यांश की सेप्शन व्याख्या आपको समझाएंगे। साथ ही अंतराल किताब के आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप कीजिए क्या कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, और इसमें हर एक क्वेश्चन को लाइन टू लाइन इसलिए समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने पेपर के लिए ला सकें। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों पेपर का पैटर्न तो सिंपल सा है, जो मैं आपको समझा चुका हूं। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स 80। पेपर दो सेक्शन में डिवाइड है, खंड आ और खंड वा। आ में है आपके एमसीक्यू 48-40 करने हैं। आज हम बात करेंगे खंड नंबर बा के बारे में, ठीक है। अगर आपको खंड नंबर आ जो है इसका वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, ठीक है। जिसमें मैंने आपको खंड आ के एमसीक्यू वाले जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों वो सारे के सारे आपको करवाए थे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ अव्यक्त माध्यम वाले, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, तो आप उसे जाके जरूर से देखना, ठीक है। आज हम बात करेंगे बच्चों खंड नंबर 12 से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, हमें एक शीर्षक पर क्या करना है, दृश्य लेखन लिखना है। और कितने शब्दों में बच्चों, 120 में। कितने शब्दों में, 120 में। टॉपिक क्या है हमारे सामने, टॉपिक है बाढ़ का दृश्य और हिंदी परीक्षा का दिन। तो देखिए, आप दृश्य लेखन का मतलब क्या है, दृश्य लेखन का मतलब ये होता है सिंपल सा, आपने जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में आपने क्या देखा, या फिर आप क्या वहां तक सोच सकते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। जैसे कि जब कहीं पे बाढ़ आती है, आपने मूवीज में देखा होगा, तो उसमें बाढ़ का दृश्य कैसा होता है। आप जब हिंदी का पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है उस समय कैसा टाइम देगा, जब आप 10th का हिंदी का पेपर देने के लिए तब कैसा टाइम था, क्या हुआ था, क्या आपने देखा था, बस वो चीजें आपको लिखनी है। अब एग्जांपल के लिए एक टॉपिक उठाया मैंने, बाढ़ का दृश्य। लेकिन हाँ, दृश्य लेकर लिखते टाइम आपको दो चीजें ज्यादा मैंने रखनी है, याद है क्या क्या, आपको कुछ कुछ जो छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। और सबसे आखिरी में एक वर्ड आपको जरूर लिखना होता है, कट टू, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका दृश्य लेखन पूरा हुआ ही नहीं है। इसका कम से कम आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, कम से कम आधा नंबर कट जाएगा केवल इन दो शब्दों का, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, बाढ़ का दृश्य। अब बाढ़ के दृश्य में सबसे पहले क्या देखा, मैंने ये देखा कि दोपहर के समय आई थी, ठीक है। बाहर से पानी आ रहा था, गांव में आई, फिर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, और फिर मदद बुलाई गई, सहायता आई, ठीक है ना। तो वही छोटे छोटे टॉपिक्स एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखा वो हम देखते हैं। देखिए, एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न है, तेज रफ्तार से बहते पानी अनेक पेड़ पौधों, खेत खलिहान, मकानों आदि को अपने अंदर समाता जाता है। जब बाढ़ होती है तब यही तो होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जल में डूब जाता है, तेज रफ्तार से पानी आता है जो कि पेड़ों को, पौधों को, खेतों को, खलिहानों को, मकानों को अपने अंदर समाता जाता है और तोड़ता जाता है। तेजी से बढ़ते पानी में मवेशियों की लाशें तरने, जो भेड़ बकरी मवेशी यानी कि जानवर होते हैं, पालतू जानवर, उनकी लाशें तर रही है बाढ़ में। डोंगियों में सवार लोग अपने जरूरी सामान को समेटकर परेशानी भरे मन से चप्पू चला रहे हैं। लोग डोंगियों में अपना जरूरी सामान ले लिया, पैसा वगैरह जो भी है, बाकी घर तो उनका खराब ही हो गया बाढ़ की वजह से। कुछ लोग आसपास की ऊंची छतों पर चढ़कर बचाव दल के आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी छत पे चढ़ चुके हैं जहां पे पानी अभी नहीं पहुंच पाया, वो इंतजार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से कोई आएगा और उन्हें बचाएगा। रेडियो पर बहुत ही तेजी से समाचार बुलेटिन चल रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। छत पर सभी लोग रेडियो के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं,
न जाने कब मदद की गुहार हमारी सुन ली जाए और कब मदद की हमारे पास आ जाए। डोंगियों में बैठे लोग मोबाइल फोन से अपनी स्थिति व अपनों को सुरक्षित हालचाल की जानकारी साझा करें। लोग डोंगियों में बैठे हो, छोटी छोटी नाव जैसी नहीं होती, उसमें बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम ठीक है, तुम ठीक हो, ऐसे बातें फोन पे कर रहे हैं, जानकारी साझा की जा रही है। बच्चों को जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही, क्योंकि किसी के माता पिता डूब जा रहे हैं, कोई बच्चा ही डूब जा रहा है, किसी के बिछड़ जा रहे हैं। सबके चेहरे पर दुख और भय छलक रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि एक बहुत ही बड़ा तूफान क्या बाढ़ आ गई एक तरीके से, है ना। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी जब बाढ़ आ रही हो। इमेजिन करो, आंख बंद करो एक बार मेरे साथ, आप इमेजिन करो आपके एरिया में बहुत तेजी से बाढ़ आई हुई है, ठीक है, आप बहुत ऊंची छत पे हो, जैसे ही आपको लगे कि अब मदद आने वाली है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज आए, वाह वाह वाह, क्या सुकून होगा कि बस अब हम निकले इस दलदल से कैसे भी, है ना। हेलीकॉप्टर से छतों पर लोगों के लिए खाने के पैकेट गिराए जा रहे थे। भूख से बेहाल लोग पैकेटों को सावधानी पूर्वक लपक रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी गलती नीचे गिरे और गायब जिंदगी से, है ना। क्योंकि अब ऊपर से फेंक रहे हैं तो कुछ पैकेट पानी में गिर रहे थे। दिन ढल रहा है और पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है, और अभी भी मदद चालू ही है। कट टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट उठाया है जिसमें लोगों को बाढ़ के दृष्टि के बारे में समझाया जाए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए है हिंदी परीक्षा का दिन, तो आप क्या ले सकते हैं कि हिंदी परीक्षा के दिन मैं सुबह सुबह उठा, मैंने किताब पढ़ी, थोड़ा मैं तैयार हुआ, फिर मैं गया स्कूल की तरफ। स्कूल जाते ही मैंने देखा कि मेरे हिंदी जो मेरी क्लास के बच्चे थे, ठीक है, वो हिंदी का पेपर देने आए थे। ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने आज कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, उनको ऐसे कुछ कुछ बातें, हिंदी का पेपर मिला, हमने अच्छे से किया और लोग चीटिंग कर रहे थे, ऐसे कुछ बातें आप लिख देंगे सिंपल सा। और आखिरी में क्या लिखेंगे, आखिरी में एक शब्द लिखेंगे, कट टू। ओके, कंप्लीट हो गया आपका। तो दृश्य लेखन समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब 8 में देखो बच्चों, 5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन है, और ये 2 प्रश्न आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, 2 नहीं बल्कि 4 मान लीजिए, क्योंकि अथवा में है। तो ये चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या है कि तमिलनाडु वेस्ट यानी कि तमिलनाडु पश्चिमी के जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद के लिए आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। तो पहले क्या लिखना, हमें आवेदन पत्र लिखना है। तो आगे लिखेंगे आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना एड्रेस, ठीक है। अपना एड्रेस यानी कि भेजने वाले का, ठीक है। तो हम कौन है, हम हैं भेजने वाले। उसके बाद डेट लिख दी हमने, जिस दिन मॉर्निंग के बच्चों का पेपर है 25 फरवरी, तो हमने डेट लिख दी। अब देखिए, जब हम जॉब लेटर लिख रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रति का क्यों लिखेंगे भाई, प्रति इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के बारे में उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो प्रति प्रबंधक वेस्ट जल बोर्ड कहां के हैं, तमिलनाडु के, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब आप आवेदन पत्र लिखें तो सबसे पहले आप लिखेंगे भेजने वाले का पता, यानी कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट, और उसके बाद में जो प्राप्त करता है, ठीक है, जिससे ये मिलेगा उसका एड्रेस, और फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, विषय क्या है, तो विषय है कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र, इस तरीके से, ठीक है। महोदय, अब महोदय के बाद में क्या लिख देंगे कि भाई नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 25 फरवरी 2023 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु वेस्ट के जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन से, पूर्ण परिश्रम से और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताएं, कार्य, अनुभव आदि का विवरण सहित आपको स्वयं संलग्न कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं कि अब आपके पेपर में चाहे कोई सा भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए, यानी कि कोई सा भी आपका लेटर आ जाए आवेदन वाला, तो आपने क्या करना है, आपने 2 चीजें चेंज करनी है। क्या चेंज करना है, एक तो आपको ये अपना जो टॉपिक है, ठीक है, आपका ये जो विषय है, आपको क्या करना है, बस इसे बदलना है। क्या करना है, आपने इसे बदलना है। क्या, विषय आपको बदलना है बस। विषय के अलावा अगर कोई कंपनी का नाम दिया तो कंपनी का नाम बदल देंगे, बस आपको ये पूरा का पूरा जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, पूरा पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे एज इट इज याद कर सकते हैं अपने पेपर के लिए, ठीक है ना, सेम टू सेम। बस आपको विषय अपना चेंज करना है, ठीक है। तो अच्छी से टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बता रहा हूं आपके पेपर के लिए, है ना। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भवदीय है, फिर लिखेंगे संलग्नक। तो संलग्नक में क्या है हमारा, हम स्वयं भेज रहे हैं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां और पासपोर्ट आकार का फोटो। तो स्वयं में हम क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे और स्थायी पता लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका नाम रमेश, उमेश, श्याम, जो भी है, आपके पिता का नाम ABCD,
जन्मतिथि आपकी क्या है, स्थायी पता क्या है। शैक्षिक योग्यता बच्चों याद रखना, दो तो आप सभी में लिख देंगे, कौन सी, 10वीं और 12वीं। 10वीं कहां से की है, सीबीएसई से की है, और 2015 में की थी मैंने, 80 और 90% के साथ में 12th किया था, ठीक है। अब जैसे आपका क्या है, आपको जल बोर्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो जल बोर्ड यानी कि आपको सिंपल सी बात है, एनवायरमेंटल स्टडीज आपने की हुई होंगी, तो वैसा ही आप क्या लिख देंगे, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, ऐसे लिख देंगे। मतलब टॉपिक के बारे में दो आपको यहाँ पे लिख देने, ठीक है। आप टॉपिक के संबंध में आपकी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे आपको कंपनी में काम करना है तो अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आपको टीम वर्क मैनेजमेंट आना चाहिए, पर्यावरण परामर्शदाता यानी कि आपको इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, कार्य अनुभव, हाँ भाई किया है मैंने, कहाँ पे, उत्तरी दिल्ली या फिर उत्तरी तमिलनाडु जल बोर्ड में 5 साल मैंने काम किया है। उपलब्धियां क्या है, उपलब्धियां भाई कि राज्य स्तर पे ना 2016 में भाषण प्रतियोगिता हुई थी, तो उस टाइम पे ना मुझे राज्य स्तर पे पहला पुरस्कार मिला था, बहुत अच्छी बात है, तो लोग मुझे जानते भी हैं, ठीक है। कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुझे, ऐसी बातें आ जाती है ना। उसके बाद अभिरुचियां क्या, यानी कि आपकी हॉबीज क्या है, तो संगीत है, योगाभ्यास है, थिएटर, नाटक मंचन, मुझे हिंदी अंग्रेजी पंजाबी आती है। दो व्यक्तियों को आपका संपर्क यहाँ पे देना है, तो एक लिख देंगे मुख्य अधिकारी जल बोर्ड उत्तरी दिल्ली प्रबंधक, इस तरीके से, और फिर लिखेंगे दिनांक। अब यहाँ पे दिनांक जो है ना आपकी वही आएगी 25 वाली, मैंने यहाँ पे 27 गलत लिखा हुआ है, 25 आएगी बेसिकली, ठीक है। वो 27 पता है क्यों लिखा है, क्योंकि मॉर्निंग के बच्चों को अगर अपनी डेट याद ना रहे उनके लिए, ठीक है। और इसके बाद में आप करेंगे अपना यहाँ पे साइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। आपको दोबारा समझाता हूँ जॉब वाला, पहले लिखेंगे आप भेजना, ठीक है, क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे आप, यानी कि आपका अपना एड्रेस क्या है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डेट क्या है, और जिसे ये मिलेगा फिर आप लिखेंगे उसका एड्रेस। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना बचे, ठीक। फिर आएगा विषय, और यहां से लेके इतने बीच में आपको कुछ नहीं चेंज करना है, बस अपना विषय चेंज करना है, ओके। और ये भी चाहे तो आप सेम टू सेम, हाँ ये भी पूरा ही है, सेम याद कर लो। आपको काका का लिख के नहीं आना है, आपको कुछ नाम लिख के आना है वहां पे, ठीक है। काका का मत लिख देना, अपना नाम लिख के आना, कुछ भी। शैक्षणिक योग्यता में आप चाहे तो सारी सारी याद कर सकते हैं, और सेम टू सेम ये भी, मतलब जॉब एप्लीकेशन ना आप जो वीडियो में दिखाया गया पूरा याद कर लो, बस एक दो चीजें चेंज करनी है, उससे आप चेंज कर देना, सिंपल सा है। तो 5 नंबर तो आपके भैया कहीं पर भी नहीं गए अगर आप ये जॉब लेटर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अगर जॉब लेटर नहीं है आप समझ पाते हैं तो अथवा हमारा ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए, ठीक है। यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो कम हो रही है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसके बारे में आपको इंडियन गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव हैं उनको आपको एक पत्र लिखना है। आइए पत्र लिखेंगे बढ़िया तरीके से। तो सिंपल सा पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे अपना पता, ठीक है। अपना यानी कि बेसिकली जो भेजने वाला होता है इसका पता, ओके। तो हमारा पता क्या है, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी लिख देंगे, G50 मंदिर मार्ग, या फिर आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन भी, ठीक है, कश्मीरी गेट नई दिल्ली, इस तरीके से। फिर हमने लिख दी यहाँ पे एक प्यारी सी डेट है 25 फरवरी की, जिस दिन मॉर्निंग का पेपर है, ठीक है। फिर सेवा में क्या लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे माननीय सचिव महोदय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, माननीय सचिव महोदय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ये कहा है जिसे ये लेटर मिलेगा, यानी कि प्राप्त करता, ठीक। फिर आएगा विषय क्या है, ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को हो रही शारीरिक समस्याओं के संबंध में पढ़। अब आ जाएगा हमारा लिखेंगे मान्यवर या फिर महोदय, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे जब हम कैसे लिखते हैं अपने सचिव वगैरह को, तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम रमेश है, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ। मैं आपका ध्यान इस समस्या शिकायत को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब से ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी आई है एवं लॉकडाउन लगाया गया है, तब से जो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सभी को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं उन पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। कैसे सर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लास के कारण घंटों मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कई पूरे 1 घंटे तक मोबाइल का यूज करेंगे, 1 घंटे का वीडियो बनेगा तो, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, आपसे छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनकी आंखों पर, उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। अगर आप ज्यादा उपयोग करते हैं कम उम्र में ही तो भाई आपको ज्यादा से ज्यादा चश्मा लग जाएगा, नंबर वाला पावर बढ़ जाएगी आपकी। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों के अंदर तनाव, चिंता बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास में जो टीचर और बच्चे का एक अच्छा सा प्रभाव होता है वो बन नहीं पाता है। माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चे आक्रामक होने लगते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं,
क्योंकि ये जो है ना हमारे माइंड का एक हंसने वाला वो जो डोपामिन होता है ना केमिकल, उसको ये बेसिकली कम कर देता है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को कई तरीके की शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि उनमें शारीरिक तनाव आ जाता है, आंखों का तनाव उनका बढ़ जाता है, कमर दर्द बहुत होता है उनका, सिर दर्द भी होता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, बैठ के क्लासेस लेते हैं, तनाव बढ़ता है, उन्हें नींद नहीं आती है और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। यदि बच्चों को इस ऑनलाइन शिक्षा की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा तो शायद कुछ ही दिनों में उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, जो कि देश के भविष्य के लिए सही नहीं है, ना ही उनके समाज के लिए। हमें इसे रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा में कुछ सुधार करने चाहिए, ठीक है। या तो स्कूल फिर से खोले जाए, या तो ऑनलाइन में जो वीडियो क्लासेस दी जा रही इनमें कुछ सुधार किया जाए। अतः मेरा आपसे यही अनुरोध है सर कि उपरोक्त समस्याओं या शिकायत की ओर अति शीघ्र आप ध्यान दीजिए, राहत पहुंचाएं। भवदीय धन्यवाद, रमेश कुमार। ठीक है, एकदम प्यारी सी भाषा में आपको समझ में आ गया। आपको ये वाला लेटर कैसे लिखना है, जो सचिव को लिखना होता है, या फिर संपादक को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, संपादक वाला आएगा नहीं, सचिव वाला ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको समझ में आएगा बच्चों कैसे लिखेंगे। पहले यहां से यहां तक क्या आएगा, हमारा सेंटर एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेट, यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर, फिर विषय, और बाकी की जो बात है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा अगला पार्ट, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, जो कि आप सभी बच्चे इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन बहुत आसान है। प्रश्न क्या है, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन। देखिए प्रतिवेदन कैसे लिखना होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा। साथ ही 27 फरवरी 2023 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। ठीक है, तो एक प्रतिवेदन और एक मातृभाषा दिवस के लिए कार्यवृत्त। आइए प्रतिवेदन कार्यवृत्त को शुरुआत करते हैं। देखिए प्रतिवेदन जब आप लिखेंगे तो आपको अपना टॉपिक ही लिख देना पहले तो, क्या कि महिलाओं पर होने वाले जो घरेलू उत्पीड़न है इससे संबंधित कारण एवं उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब उस समिति में होते बहुत लोग, तो याद रखिएगा जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे तो आपको आपके टॉपिक के संबंध में पहली लाइन क्या लिखनी है, उसके कारण, और उसे मतलब अगर कुछ वैसा टॉपिक है तो कारण लिख देंगे, या फिर चर्चित है तो चर्चा लिख देंगे। उसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसमें बहुत लोग थे। अब समिति में ना आपको कम से कम 5 से 6 लोगों को अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे श्रीमती राधा देवी, ये इस समिति की मतलब स्कूल की सचिव हैं। श्रीमती प्रीति देवी ये अध्यक्ष हैं। श्रीमती मोहिनी देवी ये सदस्य हैं। श्री कृष्णा जी ये भी सदस्य हैं, और श्री शिवम जी ये भी सदस्य है। अब यहाँ पे एक दो चीजें और आ जाएंगी, जैसे कि अब हाँ ठीक है, ये कोई एनजीओ की बात हो रही है, स्कूल की तो हो नहीं रही। स्कूल की होती तो हम क्या करते हैं, प्रधानाचार्य या फिर एमसीडी सदस्य ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये चीजें हैं। तो आपने क्या किया, एक सचिव, 2 अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम लिख दिए, जो कि किसमें शामिल थे, महिलाओं के साथ घरेलू जो पीड़न होता है इसके लिए एक समिति में। ठीक है, अब ये जो समिति थी, इस समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा कि नारी जिसे हिंदू धर्म में कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया गया है और हमेशा इसे इस ताकतवर रूप में दिखाया गया, लेकिन आज भी कई छोटे छोटे ऐसे गांव कस्बे हैं जहां महिलाओं के साथ में बहुत ही पीड़न होता है, उनके साथ बहुत ही घरेलू हिंसाएं की जाती है, बहुत ही घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं आती हैं। इसे रोकने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास हमें करने चाहिए। तो प्रतिवेदन में क्या है, हमने समस्याओं को सुलझाने की बात यहाँ पे कही है। क्या कही है कि महिलाओं के साथ जो भी हिंसा होती है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है समाज की एक कहावत, क्या कि उनका जन्म समाज में हुआ है, इसलिए समाज को ही उनमें सुधार लाने की दिशा में काम करना होगा। यानी कि अगर महिलाओं की स्थिति को सुधारना है तो समाज ही काम करेगा, और समाज जो अपवर्ड है, वो सोसाइटी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि महिला कभी ऊपर उठे। ठीक है, महिलाओं के संबंध में जो भी रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो कौन दर्ज करेगा, महिला पुलिस अधिकारी करे। ठीक है, महिलाओं के लिए न्यायालय में सुनवाई कौन करे, न्यायालय में सुनवाई महिला ही करे। महिलाओं को कोई परेशानी होती है तो वे सही कौन करे, डॉक्टर महिला ही सही करे। तो इससे महिलाओं को सम्मान मिलेगा। ठीक है, उनके अंदर डर और भय खत्म होगा। पुलिस एवं प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि जब भी महिलाएं सड़कों पर निकलें या फिर अन्य जगहों पर जाएं तो महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके का कोई उत्पीड़न ना कर पाए। ठीक है, महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव हमें लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं आज के समय
अगर नीचे है तो वो इसलिए केवल और केवल क्योंकि समाज का नजरिया ही गिरा हुआ है। और ये सब किससे होता है? क्योंकि महिला, वो जो लड़की, उससे उसके माता पिता जो है विद्यालय में उसे शिक्षा नहीं दी जाती, माता पिता भी शिक्षित नहीं होती, इसीलिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। ठीक है। और हमारे वर्तमान समाज में जो कानून मौजूद हैं, जैसे घरेलू हिंसा के लिए संरक्षण अधिनियम 2005 में चलाया गया था, तो इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए अधिनियम बनाया गया था 2013 में। ये कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार है। ठीक है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने सभी अधिकारों के बारे में जान सकें। और फिर ये प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया। तब समितियों ने कहा कि अब हम प्रत्येक 2 माह में उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, चाहे एनजीओ हो या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये बात है। फिर लिखेंगे दिनांक, आपकी जो डेट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे सभी बंदों के आपको हस्ताक्षर लिखने, जितने बंदों का नाम आप लिखेंगे ना यहाँ पे ऊपर, ठीक है, जितने बंदों का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे उतने ही बंदों का, उतने ही जो व्यक्ति हैं उनका साइन आपको यहाँ पे करना, नाम लिखना है। जैसे हस्ताक्षर प्रीति देवी, राधा देवी, मोहिनी देवी, कृष्णा एंड शिवम सर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है बच्चों? ये है आपका प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के लिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि अगर आपको अलग से एक वीडियो ऐसी चाहिए जिसमें आपको ये समझाऊं कि आपको प्रतिवेदन कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, आपको जो दृश्य लेखन है, ठीक है, दृश्य लेखन ये कैसे लिखना चाहिए, साथ ही जो कार्यव्रत है, ठीक है, कार्यव्रत आपको कैसे लिखना चाहिए, कार्य सूची कैसे लिखनी चाहिए, प्रेस विज्ञापन कैसे लिखनी चाहिए, अगर आपको इनके अलग अलग वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जितना ज्यादा कमेंट होगा उतना ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बात बताएं जरूर अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन का, मतलब जो दूसरा वाला पार्ट था। क्या था दूसरा पार्ट? हमें ना सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली की मातृभाषा दिवस आयोजन समिति के लिए एक कार्यव्रत बनाना था। ठीक है, तो स्कूल का नाम वैसे दिया नहीं गया, हमें मातृभाषा दिवस के लिए जो कार्यव्रत है वो बनाना था। नाम तो हमने ऐसे ही ले लिया, सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली, इस तरीके से, है ना। अब आइए देखिए थोड़ा सा, देखो प्रतिवेदन और कार्यव्रत में पहली जो लाइन है वो सिंपल सी है। क्या है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक 25 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे वार्षिक मातृभाषा दिवस के आयोजन के लिए बैठक संपन्न हुई और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो प्रतिवेदन का शुरू वाला और कार्यव्रत का शुरू वाला बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ बंदों के नाम लिख देंगे, जैसे कि श्री कृष्ण कुमार, ये इस विद्यालय के अध्यापक प्रधानाचार्य हैं। श्रीमती प्रीति देवी, ये हिंदी शिक्षिका है, क्योंकि देखो जब हिंदी दिवस की बात हो रही है तो हिंदी टीचर का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। श्रीमती मोहिनी देवी शिक्षिका सदस्य बनी। जय कुमार सचिव बन जाते हैं, शिवम कुमार सदस्य बन जाते हैं, रोशनी कुमार सदस्य होते हैं, राहुल कुमार एसएमसी मेंबर होते हैं, विकास एसएमसी सदस्य होते हैं, इस तरीके से, है ना। आपको ज्यादा नहीं, 5 से 6 लोगों के नाम लिखने, 2 सचिव, 2 एक प्रिंसिपल और हिंदी फिजिकल टीचर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या देखा, आपने प्रतिवेदन में और जो आपका ये कार्यव्रत है, शुरुआत तो दोनों की सेम होती है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब कार्यव्रत में होता ये है कि इसमें ये बताया जाता है कि आगे ये समिति जो बनी ये क्या कार्य करवाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके स्कूल में होने वाला है एनुअल फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है हर साल के लिए, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए एक बैठक तो बुलाई जाएगी ना। बिना बैठक के कोई कुछ भी बन जाएगा स्कूल में? नहीं बनेगा। तो इसीलिए बैठक में जैसे कृष्ण कुमार जी प्रधानाचार्य, हिंदी शिक्षक हो गए, शिक्षक, सचिव, एसएमसी मेंबर, ये सभी शामिल होते हैं ना जब एनुअल डे बनता है। अब जब एनुअल डे मनाने के लिए ये समिति बनी, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जब समिति बनती है, बैठक होती है, तो बैठक प्रारंभ करने से पहले प्रधानाचार्य ने जितने भी सदस्य शामिल हुए थे उन सभी का स्वागत किया और पिछले जो भी कोई भी बैठक हुई होगी उस पर बात की थी। ठीक है, नॉर्मली जब बातचीत हो जाती है तब जो सचिव होते हैं उनके द्वारा बैठक में ये बताया जाता है कि विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा, यानी कि विद्यालय में, या फिर आप कह सकते हो जो आपका टॉपिक है मातृभाषा दिवस आयोजन मनाया जाना है, इसके लिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ। तो बाकी जो विद्यालय सदस्य थे जो भी शामिल हैं वो कहेंगे हाँ ठीक है, मना लेते हैं, अच्छी बात है। कब मनाया जाएगा? तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी देखो आज 27 हो गई है, तो हम मनाएंगे 10 मार्च को। ठीक है, अभी 10 से 12 दिन है हमारे पास, मना लेंगे। ठीक है, अब काफी विचार विमर्श हुआ इसके ऊपर,
तो इसके विचार विमर्श के पश्चात मातृभाषा दिवस के अच्छे और सफल और बेहतरीन आयोजन हेतु कई समितियां बनाएंगी, जिससे कि ये जो हिंदी भाषा दिवस है, हिंदी मातृ दिवस है, ये अच्छे से बन सके। तो क्या क्या? भाषण, कविता, कहानी, नाटक चयन समिति, यानी कि भाषण को, कविताओं को, नाटक, कहानियों को चयन करने के लिए एक समिति बना दी गई कि जो इस मातृभाषा दिवस पर उनका मंचन किया जाए। ठीक है, एक तो चयन समिति, दूसरा निर्णय लेने वाली समिति बनाई गई, और तीसरा निर्णय लेने के बाद जो जीतेगा उससे पुरस्कार की समिति, और आखिरी में जो टीचर्स हैं, गेस्ट होंगे, पेरेंट्स होंगे, उसके लिए जलपान की समिति बनाई गई। ठीक है, अब जब ये समितियां बन जाती हैं, उसके बाद में ये कहा जाता है कि उपयुक्त समितियां अपने से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन हेतु साप्ताहिक बैठक करेंगे। यानी कि अभी 10 मार्च से पहले ना हम एक बार बैठक कर लेंगे, ताकि पता चलेगा क्या हो रहा है क्या है। उसके बाद में बैठक के अंत में सभी एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं, हस्ताक्षर कर देने। जितने बंदों के नाम लिखेंगे उतने हस्ताक्षर यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो 25 मिनट हो चुके हैं, 26 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने अपने इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हमने कर लिए। ठीक है भाई, तो देखिए मैंने आपका टाइम जरूर लिया 25 मिनट, लेकिन इतने में आपको ये तो समझ में आ चुका होगा आवेदन पत्र, शिक्षा मंत्रालय को सचिव को पत्र, प्रतिवेदन और कार्यव्रत आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको दोबारा समझना है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमें प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहला प्रश्न है, 2 नंबर के हैं आपकी ये, संचार के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो 4 तत्व में बताने, यानी कि 1/बटे मतलब आधे आधे नंबर के होने वाले। ठीक है, तो मैं आपको संचार के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 से 7 बताऊंगा। सबसे पहला आता है संचार के लिए स्रोत, यानी कि आप, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, तो ये क्या है, मैं बोलने के दौरान यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए, मोबाइल के जरिए आप तक अपने इस पेपर के सॉल्यूशन को आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, तो ये मेरा संचार है पढ़ाई के लिए। तो स्रोत मेरा क्या है कि स्रोत है मेरा मोबाइल फोन, है ना। इसी तरीके से तो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है स्रोत। जो व्यक्ति अपने संकेत, संदेश या सूचना को अंत तक पहुंचाता है, वह स्रोत है संचार प्रक्रिया। जैसे मैं अपने माध्यम से आप सभी को, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप सभी को अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, तो यूट्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। कूटीकृत या फिर एनकोडिंग क्या है, तो संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। जैसे कि जो मेरा संदेश है कि मैं आपको संचार के तत्व समझाऊं, तो संचारकर्ता हो जाऊंगा मैं आपको समझा रहा हूं कि संचार के तत्व क्या है। प्राप्त करता है आप ये समझेंगे कि संचार के तत्व क्या है। ठीक है, संदेश क्या है, तो सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा संचार क्या है कि मैं आपको हिंदी का पेपर समझाऊं, तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि मैं आपको हिंदी का पेपर समझा रहा हूं, है ना। तो मेरा संदेश ये सिंपल सा यही बात आ जाएगी कि संचार के लिए जरूरी है संदेश का एकदम साफ होना। माध्यम, चैनल, यानी कि माध्यम के किस माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं, तो संदेश को किस माध्यम से पहुंचाया जाता है, जैसे कि टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो या फिर इंटरनेट। जैसे मैं आपको संदेश जो है मेरा आपको पेपर समझाने का, वो पहुंचा रहा हूं कैसे, टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन एक तरीके से मतलब इंटरनेट के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं, है ना। डिकोडिंग, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। जैसे मैं आपको काव्यांश समझा दूं, ठीक है, तो उसमें अगर आपको समझ में ना आए, तो काव्यांश में कुछ कहानी छुपी होती है, कुछ बातें छुपी होती है, अर्थ छुपे होते हैं, तो वो आपको समझ में आने चाहिए। तो ये डिकोडिंग हो जाता है, जो आपको संदेश मिले। उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक के द्वारा ये पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। यानी कि जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, तो आप हमें अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा संदेश आपको पेपर समझाने का था, क्या आप एक प्राप्तकर्ता के रूप में आपको पेपर समझ में आया या नहीं। तो आप इसके बारे में हमें फीडबैक देंगे। ठीक है, समझ गए। शोध क्या होता है, शोध होता है संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोध कहलाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे संचार ये है कि मैं आपको पेपर समझा रहा हूं, अब वीडियो के बीच में अगर ऐड आ जाता है, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से रुकावट बन जाती है, और भी बहुत सारी बातें आ जाती है। शोध मानसिक, तकनीकी और भौतिकी भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो ये तो मैंने आपको अपने जरिए बता दिया। बाकी नॉर्मली क्या होता है, आप किसी से बात करते हैं तो ये संचार है। आपने कोई जो आपकी बात है उस तक पहुंच रही, ये संचार है। आपका संदेश क्या, आप क्या बात उसको बताना चाहते हैं, क्या उस किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, क्या संदेश में अर्थ है, वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी बात है। हालांकि आपसे पूछे कितने गए बच्चों, पूछे गए हैं आपसे टोटल 4, मैंने समझाया टोटल आपको 7। क्यों,
ताकि अगर आप कोई सा भी एक आधा भूल भी जाए तो कम से कम 4 तो याद रह जाएंगे आपको, है ना। आगे बात करेंगे, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या क्या अंतर होते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, नाटक के जो दृश्य होते हैं ये बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई मूवी उठा के देख लीजिए, 3 घंटे 3.5 घंटे की होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नाटक जैसे रामायण होती है दिवाली के टाइम पे बहुत दिनों तक चलती है, तो नाटक ये तो एक तरीके से मंचन तो रामायण का, ठीक है ना। तो नाटक क्या है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिल्में उतनी लंबे नहीं होती। लेकिन अगर ये बता दिया जाए धारावाहिक सीरियल्स, भाई वो तो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वो तो साल तक चलते रहते हैं, उसका 1 2 3 4 5 आता रहेगा। बहुत से ऐसे नाटक होते हैं ना, मतलब धारावाहिक होते हैं, सीरियल्स होते हैं। नाटक में घटना स्थल सीमित होते हैं, लेकिन फिल्में असीमित। नाटक यहाँ पे किया जाएगा तो वो एक जगह, दो जगह, तीन जगह ज्यादा ज्यादा हो सकता है। पहली बात तो एक ही जगह रहता है, उसमें क्या होता है पीछे का ना पर्दा लगा दिया जाता है लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा सीन होता है। लेकिन फिल्म में पूरी दुनिया के क्षेत्रों को लिया जा सकता है, ठीक है। नाटक की जो कथा है इसका विकास एक रेखीय होता है, जो एक दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा के पास कई प्रकार से होता है। जैसे नाटक जो है वो क्या होगा, जैसे एक बार शुरू हो गया तो वो एक रेखीय माध्यम से आगे बढ़ता जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सिनेमा होती है उसमें पहले शुरुआत भी होगा, फिर उसमें उसका जो पास्ट है वो भी दिखा देगा, फिर उसका फ्यूचर दिखा देगा, फिर उसका प्रेजेंट दिखा देगा। तो ये सारी चीजें रह सकती है, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक बच्चों एक सजीव कला है, जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि नाटक जैसे रामायण वगैरह है, तो ये वो जीवंत व्यक्ति स्वयं आप लोगों के सामने जीवित रूप में क्या करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो सिनेमा है वो क्या है, वो एक रिकॉर्डिंग छवि है। जैसे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो से पेपर को समझा रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी ये रिकॉर्डिंग छवि है सिनेमा टाइप में। लेकिन अगर वहीं आप मेरी स्कूल की क्लास, मतलब मेरे ट्यूशन के मान लेते मैं खोल देता हूँ, आप क्लास में आए, तो वो क्या मेरी नाटकीय कला हो जाएगी एक तरीके से, है ना। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको नाटक और फिल्म की पटकथा का ये बेहतरीन अंतर समझ में आ चुका हो। ठीक है बच्चों, देखिए जितना मेरी तरफ से हो सकता है आपको अच्छे से अच्छे तरीके का समझाना, वो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे है हमारे कविताओं वाले क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न 2 2 नंबर के 3 है, कोई 2 करने हैं। प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में संबोधित करते हुए लिखी गई। तो कविता किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है, जाग तुझको दूर जाना। तो लिखेंगे, जाग तुझको दूर जाना कवित्री जो है, इसमें देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा देती है। यह एक जागरण गीत है। उस समय देशवासी आलस्य में पड़े थे, उन्हें जगाने की आवश्यकता थी। कवित्री उन्हें उनका पथ निर्देशित कर मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति सचेत करती है। मतलब जाग तुझको दूर जाना क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा जागरण गीत है जिसमें कवित्री ने देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बात कही और कहा कि अरे देशवासियों, तुम्हारा देश अब आजाद होने को है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा से भाग लेना चाहिए, तुम्हें ये आलस्य छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कवित्री कहती हैं कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो उसे तुम दूर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहली जो बात है वो है भारत की आजादी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बाहरी आडंबरों की बात कही है, स्पष्ट कीजिए। हाँ कही है, बिल्कुल कही है, क्या कही है, देखिए कबीर ने हिंदू मुस्लिमों के बारे में ये कहा है कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अज्ञानतावश बाहरी आडंबर आडंबर जो आडंबर है इनको धर्म समझ बैठे। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो कबीर जी वो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने अज्ञानतावश यानी कि बिना किसी ज्ञान के जो बाहरी आडंबर हैं इसको धर्म मान लिया। जैसे धर्म का कोई वास्तविक स्वरूप होता ही नहीं है जिसका इन दोनों को ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों पद भ्रष्ट हो चुके हैं, यानी कि अपने धर्म के पथ से दूर जा चुके हैं। हिंदू जो है वो वर्ण भेद में विश्वास रखते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से उच्च वर्ण का व्यक्ति जो है ये निम्न वर्ण वाला जो व्यक्ति होता है इसके साथ में छुआछूत की भावना रखता है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते ये बात होनी नहीं चाहिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। साथ ही ये उच्च वर्ण के लोग अपने बर्तनों को उस निम्न जाति के बंदे को छूने तक नहीं देते हैं। साथ ही अब देखो छूने तो देते नहीं, लेकिन दूसरी ओर ये उच्च वर्ण के लोग वैश्यामग्न जैसे नीच कार्यों में लिप्त रहते हैं, ऐसा ये कहते हैं। वहीं मुसलमानों के बारे में कबीर जी कहते हैं कि इनके पीर औलिया तक मांस भक्षण करते हैं।
मुसलमान के बारे में कवि जी कहते हैं कि इनके पीर औलिया क्या मांस खाते हैं। समाज की नीति के विरुद्ध मुसलमान अपने ही रक्त संबंध में बात रखते हैं, जबकि चाचा चाची ताऊ फूफे में रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन कवि जी कहते हैं मुसलमान ऐसा करते हैं कि वो अपनी बस सगी बहन को छोड़कर चाचा ताऊ में बहन के साथ में शादी तक कर लेते हैं। ठीक है, रक्त संबंध में भी विवाह कर लेते एक तरीके से, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो हिंदुओं के बारे में, मुस्लिमों के बारे में ये बातें कबीर जी ने अपनी वाणी से कही है। ठीक है, अब आता है हमारा गा वाला पार्ट। सूर्यदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। बिल्कुल ठीक। इस संबंध में बताइए कि सूरदास ने कृष्ण को सुजान कनौड़े क्यों कहा है। तो आइए समझते हैं क्यों कहा है सूरदास ने। देखो, सूरदास जो है हम सभी को पता है श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्त कवियों में उनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। उन्होंने सूरसागर नामक अमर काव्य की रचना भी की है और कृष्ण के बारे में हमेशा एक काव्य रचना भी करते रहे। इन्होंने सुजान कनौड़े इसलिए कहा है क्योंकि इनके अनुसार सुजान का अर्थ होता है चतुर और कनौड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे हुए। ठीक है ना, यहाँ पे ये कृपा है, बेसिकली कृपा से दबे रहने वाला। तो कृष्ण को सुजान कनौड़े इसलिए कहा है क्योंकि वे मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। गोपियां या फिर सूरदास ये कहते हैं कि जो कृष्ण जी हैं इनके अधरों पर, होठों पर मुरली आराम फरमा रही होती है और मुरली इनको अपने एक टाइम पर खड़ी करवा देती है, उनसे नचवाती है, इनको थका देती है। ठीक है, एक तरीके से जो गोपियां हैं उनको ईर्ष्या होती है और ये कहती है कि मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं कृष्ण जी, और इसीलिए इन्हें सुजान कनौड़े कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पार्ट था बच्चों। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, है ना। तो आपके 10वें के आपके ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, अब बारी आएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब 11 में देखिए यहाँ पे है काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। तो सह प्रसंग व्याख्या आपको 2 की करनी है, मतलब एक काव्यांश की करनी है लेकिन 2 है। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा अच्छी तरीके से, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या समझेंगे। लिखा हुआ है, सिमटा पंख जांझ की लाली, जा बैठी अब तर शिखरों पर, ताम्र पड़ पे पल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ठीक है, तो आइए इसमें क्या बताया गया इसे हम समझेंगे। तो दिया गया है आपको, देखिए मैं एक चीज बता देता हूं। जब सह प्रसंग व्याख्या आप लिखें तो आपको 4 बातें बहुत ज्यादा जरूरी याद में रखनी है। सबसे पहली कि आप जिसकी भी सह प्रसंग व्याख्या लिखें उसके 3 के शुरुआत वर्ड 2 से 3 और आखिरी के 2 से 3 आपको वो क्या करना है, वो नॉर्मली कहां पे लिखने हैं, शुरुआत में ही लिख देना है, एकदम बीच में इस तरीके। ठीक है, चौथे पॉइंट में सबसे पहला जो है वो है हमारा संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि जो ये लाइनें हैं बच्चों, आपको लाइनें दी गई हैं, ये किस किताब से ली गई हैं। ठीक है, किताब का नाम, पाठ का नाम और जो लेखक है यानी कि कवि है उसका नाम लिखेंगे। फिर प्रसंग में क्या करेंगे कि जो इन लाइनों में बताया गया था उसका केंद्र, उसका जो अहम पार्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे और इसी अहम पार्ट को फिर करेंगे व्याख्या 3 नंबर में, और 4 नंबर में हम लिखेंगे काव्यगत विशेषता, जिसमें रस, भाषा, छंद, गुण, अलंकार, विशेष, ये सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो हमारी लाइनें क्या है बच्चों, हमारी लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लाइनें हमारी क्या थी कि देखिए हमारी लाइनें क्या दी हुई हैं, लाइनें दी हुई हैं कि सिमटा पंख जंज की लाली, जा बैठी अब तर शिखरों पर, ताम्र पड़ पी पल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। तो आइए इसको व्याख्या करेंगे कैसे। तो क्या है प्रसंग में, कहां से ली गई है, तो कक्षा 11 की जो किताब है अंतरा, इसका काव्य संध्या के बाद इससे ली गई है। कवि कौन है इसके, कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, उसके बाद में प्रसंग में हम क्या लिख देंगे कि इसमें क्या मेनली बात बताएगी, तो मेनली बात है कि कवि ने सूर्यास्त के बाद में जो ग्रामीण परिवेश होता है, गांव का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वहां पे कैसे कैसे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में यहाँ पे चित्रित करते हुए ये कहा कि संध्या रूपी पक्षी अपने आंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ की शाखाओं पर जा बैठा है, अर्थात अब सूर्य जो है वो धीरे धीरे अस्त होने जा रहा है। सांझ की लाली सिमटनी शुरू हो चुकी है, यानी कि सांझ की लाली मतलब कि जैसे सूर्य होता है वो दोपहर में लाली उसकी बहुत तेज होती है, रोशनी तेज होती है। अब शाम होती जा रही थी, उसकी लाली कम होती जा रही है। अब ये लाली पेड़ की ऊपरी फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है, जिसके कारण
पेड़ के पत्ते ताम्र रंग के दिखाई दे, जैसे एकदम सनसेट हो रहा होता है ना, तो उस समय आप पेड़ देखना, उसका जो ऊपरी भाग हो ना वो एकदम बढ़िया दिखेगा, बहुत ही मनमोहक, एकदम पीले कलर टाइप में, ठीक है। तांबे के रंग के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे थे। आप पानी देखना सनसेट के टाइम पे, बहुत ही अच्छा लगेगा। झरनों के जल पर पीला प्रकाश होने के कारण ताम्र वर्ण के वे दिखाई दे रहे हैं। सूरज छिपने का यह दृश्य पूरी तरह से मन को हर लेने वाला लग रहा था। ठीक है, ये हमारी व्याख्या हो गई। फिर आती है इसकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में है सबसे पहले विशेष। विशेष क्या है? विशेष में बच्चों कवि ने संध्या का यहाँ पे मानवीकरण किया है। भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है, रस एकदम शांत है, छंद मुक्त है, गुण माधुर्य है, अलंकार सिमटा पंख में मानवीकरण है, ताम्र पीपण से उपमा है यहाँ। ठीक है ना, तो ये चीजें आप संध्या के बाद में याद रखेंगे। अब जो हमारी दूसरी वाली कविता थी हम उसे पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। कविता हमारे सामने ये है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जानने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नव चुंबन कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझेल से गरज गरज भिड़ते देखा है, और मैंने बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो बादल को घिरते देखा यहाँ से लिया गया है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कहाँ गया धनपति डैश 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 घिरते देखा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई बच्चों? कक्षा 11 की किताब अंतरा की काव्य कौन सा है? बादल को घिरते देखा है। कवित्री कौन है? कवि कौन है? बेसिकली नागार्जुन जी है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य मेघदूत को कल्पित बताने का प्रयास करते हुए यहाँ पे बातें कही गई हैं। ठीक है, क्या व्याख्या होगी? व्याख्या ये है, कवि यहाँ पे ये कहते हैं, कवि निराश के स्वर के साथ में ये कहता है कि ना जाने वह धनपति कुबेर जिसने यक्ष को निर्वासन दंड दिया था, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी वैभव नगरी जिसका नाम अलकापुरी था, उसका कोई भी निशान आजकल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया, आज वो भी पता नहीं कहाँ चली गई है। नागार्जुन जी ऐसा कहते हैं कालिदास जी के बारे में। उस आकाश गंगा का जल कहीं भी अब दिखाई नहीं देता। मेघदूत के जो पात्र थे, देखिए दोबारा समझा देता हूं कहीं आपको डाउट ना रह जाए। देखिए, कवि निराशा के स्वर में उदास होकर ये कहता है कि ना जाने धनपति जो कुबेर हुआ करते थे, जिसने यक्ष को निर्वासन दंड दिया था, आज वो धनपति कुबेर पता नहीं कहाँ चले गए। उनकी वैभव जो नगरी थी जिसका नाम था अलकापुरी, उसका भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य जो मेघदूत है, इसमें एक आकाश गंगा का वर्णन किया गया था। अब वो आकाश गंगा भी कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि अब वो जल में है ही नहीं, कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा। मेघदूत के पात्रों एवं स्त्रियों का प्रयास करने के बाद भी कभी पता ही नहीं कर पाता कहाँ पे चले गए सारे के सारे। जो मेघ का दूत बनकर अलकापुरी भेजा था, वह मेघदूत भी अब ना जाने कहाँ गया। यानी मेघदूत बनाकर जिसे कवि ने अलकापुरी भेजा था, वो भी पता नहीं कहाँ चलेगा। वह बस इसी पर्वत पर अब बरबस पड़ा, ऐसा कुछ लगा। कवि कहता है कि बादलों ने प्रेम संदेश दिया हो या ना हो, शायद वह कालिदास की कल्पना में ही उपज था, एक्चुअल में रियलिटी थी ही नहीं। लेकिन मैंने इस पर्वतीय प्रदेश में भीषण सर्दी में गगन चुंबी कैलाश पर्वत पर मेघ खंडों को तूफान हवाओं से टकराते हुए जरूर देखा है, और मैंने इस तरीके से बादल को घेरते हुए जरूर देखा है। ठीक है बच्चों, तो बादल को घेरते देखा है, इसका प्रसंग संदर्भ व्याख्या समझ में आ गई। अब आएंगी इसकी काव्यगत विशेषताएं। तो भाषा कैसी है? भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली उपयोग है, रस बहुत ही अद्भुत है, छंद मुक्त कविता है, गुण माधुर्य, अलंकार भी है। विशेष क्या है? विशेष ये है, महाकवि ने भारतीय चिंतन परंपरा कैलाश पर शिव या अन्य देवताओं का निवास स्थान होने की मान्यता का खंडन करने के साथ साथ महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत को केवल कल्पित मात्र बताया है, कि उसमें धनपति कुबेर की, मेघदूत, अन्य जो पार्ट है जो बताया गया वो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इस तरीके से। तो ये आपकी जो थी वो दूसरी व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे चैप्टर वाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 है लेकिन हमें कोई 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है
हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? तो भाई हामिद ने बहुत सारे तर्क दिए थे। क्या क्या? सबसे पहला हामिद कहता है कि भाई मेरा चिमटा ना बहुत ही काम की चीज है। इससे मेरी जो दादी होगी या फिर मैं भी कभी बड़ा हो गया तो रोटियां तवे से उतार लो इस चिमटे से, चूल्हे में सेंक लो रोटी उतार के, दूसरे को आग पकड़ा दो, ठीक है ना। आग हाथ से तो पकड़ाओगे नहीं, चिमटे से पकड़ाओगे तो इससे हाथ भी नहीं जलेगा, रोटियां भी अच्छे से सिक जाएंगी। खिलौना क्या है? खिलौना तो थोड़ी देर में टूट फूट जाएगा लेकिन उसके चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिमटा देखेगी तो माँ बहुत खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआएं देगी, ठीक है। चिमटा एक ऐसा खिलौना है, अगर हामिद कहता है मेरा ये चिमटा ऐसा खिलौना है, अगर मैं इसे कंधे पर रख लूंगा ना बंदूक बन जाएगी, और अगर हाथ में ले लूंगा तो फकीरों का चिमटा बन जाएगी। इससे मैं मजीरे का भी काम कर सकता हूँ। मतलब मेरा चिमटा एक तरीके से तुम सभी का बॉस है, ठीक है ना। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे की कोई टक्कर नहीं ले सकते। एक तरीके से चिमटा जो है ना ये खिलौनों का बादशाह यानी कि रुस्तमे हिंद है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए रुस्तमे हिंद शब्द का उपयोग किया, क्यों किया? बस सिंपल सा ये बताना है, या रुस्तमे हिंद शब्द भी आ जाए ना तो भी आप बस यही लिख देना, सिंपल सा, ठीक है। आगे समझ अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है बच्चों, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इसके आधार पे बताइए। देश का रुपया और बुद्धि बड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? यानी कि वृद्ध बड़े जो लोग हैं इनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि बड़े बेसिकली यानी कि मानसिक जो है पढ़ाई वाला ये बड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो लिखेंगे जो देश का रुपया है और बुद्धि अगर बढ़ानी है तो इसके लिए लोगों को राजा महाराजाओं का मुंह देखना बंद करना होगा, अर्थात उन पर निर्भरता खत्म करनी होगी। यानी कि अगर हमें देश में रुपया बढ़ाना है और अपनी बुद्धि और बढ़ानी है तो हमें अपना दिमाग, हमें अपनी सोच, अपनी निर्भरता, अपने पैसों के लिए, रोजगार के लिए राजा पर निर्भर होना हमें खत्म करना होगा। साथ ही हमें अपने बल पर, अपनी ताकत के भरोसे कार्य करना शुरू करना होगा, ठीक है। पंडित जी की कथा में ये भी कहा यह काम नहीं हो सकता, हमें अपने आप ही अपनी कमर कसनी होगी और हमें अपने आलस्य को छोड़ना होगा। जब हम अंगुली, पशु, मूर्ख, कमजोर नहीं कहलवाना होंगे, यानी कि जब हमें जंगली पशु, मूर्ख या फिर कमजोर नहीं कहलवाना होगा तो एक सेकंड देखो, जब हम काम नहीं करेंगे राजा महाराजाओं पर अपने पैसों के लिए या रोजगार के लिए उन पर निर्भर रहेंगे तो हमें क्या कहेंगे अपने घर वाले? अबे तो जंगली है, पशु है, मूर्ख है, कमजोर है, तो घर में पड़ा रहता है, कुछ खाता पीता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है ना। लेकिन जब हम अपने आलस को छोड़ेंगे, हम अपनी कमर कसेंगे तो हमें कोई ऐसा नहीं कहेगा। हमें रुपया पाने की होड़ में आगे बढ़ना होगा और एक बार पीछे बढ़ने पर फिर उठ नहीं सकेंगे, ठीक है ना। इस समय सरकार का राज्य पाकर, उन्नति का इतना सामना पाकर भी ना सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधर पाएंगे। यह सुधार भी ऐसा हो जो सभी क्षेत्र में उन्नति हो। हमें ऐसी बातों को छोड़ना होगा जो हमारी उन्नति के रास्ते में कांटे बिछाती हैं। हमें अपने सुख का होम करना होगा जो हमारी उन्नति के रास्ते में कांटे बिछाती है उनके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, टर्म 1 में भी आया हुआ था ये। खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना यानी कि भाव पर प्रकाश डालिए। तो आइए समझते हैं खानाबदोश के बारे में। खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना क्या है बच्चों? मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। क्या है? मजदूर वर्ग का शोषण। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग की शोषण का यातना को चित्रित किया है, ठीक है ना। मजदूर का शोषण क्या है खानाबदोश कहानी में कि जो लोग मजदूरी करके अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपना घर पेट पाल रहे होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर जो मजदूर वर्ग ये जो बंदे हैं इनके जो शोषण होता है, जो यातनाएं दी जाती है उसके बारे में बताया गया है। मजदूर चाहे यदि इज्जत से जीना भी तो बड़े बड़े समृद्ध ताकतवर लोग जैसे कहानी में सूबे सिंह है ये उनको जीने ही नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बोलने में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है ना। यानी कि समाज जो है इसमें जातिवादी मानसिकता बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए हम इसका ज्यादा शोषण होते हैं, ठीक है ना। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में देखता है। हथियार के रूप में कैसे देखता है? जैसे कोई छोटी जाति का तो वो बड़ी जाति का काम कर नहीं सकता, उसे मजदूरी बनाएगा, मजदूर बना दिया तो उसका शोषण करेगा, तो ये हथियार हो गया एक तरीके से उसका, है ना। तो शोषक वर्ग कभी भी अपने कुछ नहीं कर पाता है,
वह रोजी रोटी की समस्या में रोज का रह जाता है कि आज मुझे क्या खाने के लिए, आज मैं कुछ बना भी पाऊंगा या नहीं, शाम को बच्चे घर पे भूखे बैठे होंगे, कुछ लेके जाना है, तो मजबूरी बस उसे शोषण में शामिल होना ही पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये बताया जाता है कि आजीवन खाना बदोश जैसे जीवन जीने के लिए ये लोग विवश हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको खाना बदोश की ये कहानी का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके 12 क्वेश्चन के तीनों पार्ट थे, हामिद वाला, भारत के 19 और खाना बदोश वाले, तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बारी आएगी हमारे अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारी व्याख्या। व्याख्या क्या है? मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई है, तुमने वित्त में ही कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए एक काम करते हैं, गुड़ ले आओ। गुड़ होगा क्या? ऐसा मुंशी जी कहते हैं किससे? सिद्धेश्वरी से। तो क्या करेंगे भाई व्याख्या में? सिंपल सा वही लिखेंगे, मुंशी जी ने डैश 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 और कहा कि गुड़ होगा क्या। पहली बात में संदर्भ यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां कहां से लिखेंगे बच्चों? कक्षा 11 की जो किताब है अंतरा, इसके पाठ दोपहर का भोजन से अवतरित है। लेखक कौन है? अमरकांत जी। प्रसंग में क्या कहा गया है? तो प्रसंग में ये जो कहानी है, कहानी में गरीबी से जूझ रहे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, और इस अंश में लेखक ने परिवार के मुखिया की मनोदशा, मुखिया कौन है? सिद्धेश्वरी और मुंशी जी, उनकी मन की दशा को यहाँ पे दर्शाया। व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो पत्नी सिद्धेश्वरी जब मुंशी जी से बड़े लड़के की कसम दिलाकर एक चपाती और खाने का जब आग्रह करती है, तो मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी भाव से देखा, क्योंकि भाई वो बेरोजगार थे, घर में स्थिति अच्छी थी नहीं, खाना उतना ज्यादा था नहीं, तो दबी आंखों से उन्होंने रसोई की तरफ देखा और उन्हें अंदाजा लग गया कि घर में ज्यादा खाना है नहीं, और तो सिद्धेश्वरी को बता रही थी, और सिद्धेश्वरी को बता रही थी कि घर की हालत अच्छी है नहीं, और इतने में उसने कसम दी सिद्धेश्वरी ने। तब सिद्धेश्वरी के मान रखते हुए, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, ये कहा कि देखो भाई सिद्धेश्वरी, मेरा ना अन्न और नमकीन खा के तो दिल भर चुका है, अब तुम एक काम करो, अब तुमने कसम दे ही दी है तो थोड़ा गुड़ देख लो, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर गुड़ होगा तो शरबत का पानी पी लूंगा, ठीक हो जाएगा मेरा काम। बस ये बात यहाँ पे बताई गई थी। विशेष क्या है बच्चों? विशेष ये है, भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, पात्र के अनुकूल है, पाठक को अंत तक बांधे रखना पूर्ण सक्षम है, शैली संवादात्मक है, प्रभावपूर्ण है, चित्रात्मक भाषा है, और एक आधे 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गृहस्थ जीवन की बात की जा रही है, जो मध्यम वर्गीय होते हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 14th वाला पार्ट यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे मतलब कि 13 वाला जो था बेसिकली प्रसंग व्याख्या वाला, ठीक है, 6 नंबर का आपका ये था। अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अब इसमें बेसिकली ये 3 नंबर का प्रश्न है, जिसमें से हमें 2 में से किसी एक का आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है। तो जब मकबूल जो था ये दुकान के भीतर बैठा रहता था, फिर भी मतलब दुकान में बैठता था, नाच गल्ला वगैरह सब कुछ करता था, फिर भी उसके अंदर का कलाकार आपको कैसे पता चलता है कि था इसके ऊपर अंदर, ठीक है ना, किन क्रियाकलापों से। तो मकबूल जो था ये दुकान पर बैठे बैठे भी क्या करता था, पेंटिंग करता रहता था सारा ध्यान, क्योंकि इससे गले का जो भी हिसाब था वो तो मुंह जवानी याद ही रह जाता था। ठीक है, तो दुकान पर बैठने के बाद क्या करता था, ड्राइंग या फिर पेंटिंग करने में अपना ध्यान लगाता था, वो गले का जवानी मुंह जवानी हिसाब रखता था। इसके साथ ही उसके आसपास में जो भी हो रहा होता था वो उसके स्केचों को कहता था। इस तरीके से क्या करता, वो अपने आसपास आने जाने तथा उठने बैठने वाले लोगों की स्केच बनाता रहता, जैसे कि कभी घूंघट ओढ़े मेहतरानी का, पैंच वाली पगड़ी पहने हुए गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर का, सिजदे के निशान का, दाढ़ी सिक्त पठान का। वाह क्या बात है, देखो घूंघट ओढ़े मेहतरानी का, पैंच वाली पगड़ी पहने गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर, सिजदे के निशान का, दाढ़ी युक्त पठान का, बकरी के बच्चे का, इस तरीके से वो स्केच बनाता। ठीक है, एक तरीके से तो रैप बन गई एक तरीके से, है ना। उसने एक फिल्म देखी थी, ठीक है ना। मेनली देखो जो आपका आंसर है ना वो बस इतना ही है, ठीक है, 3 नंबर के लिए आंसर आपका बस इतना ही है। आगे थोड़ा सा ऐड मैंने ये कर दिया है कि मकबूल ने ना एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था सिंघड़। तो इस फिल्म सिंघड़ से प्रेरित होकर उसने अपनी सारी की सारी किताबें बेच दी और ऑयल पेंटिंग करना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसी फिल्म से उसे ऑयल पेंटिंग के लिए उसे प्रेरणा मिलती है
और वह अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी दुकान पर बैठकर ही बनाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी अब ऐड हो जाएगा यहाँ पे कि पहली ऑयल पेंटिंग बैठ के उसने कहां पे बैठकर बनाई थी, उसी दुकान पर। ठीक है, कंप्लीट आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अब इसी का बारी आती है हमारे दूसरे पार्ट की। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, वह बड़ा होकर निश्चय ही मन अस्तित्व के व्यापार में सिद्ध होगा, यानी कि मन पर विजय पाने में सफल रहेगा। अघोर बाबू की ये जो अघोर बाबू के जो मित्र थे, उनकी ये वाली जो टिप्पणी थी, इसका मतलब समझाइए क्या है। तो इसका जो मतलब है बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, अघोर बाबू के जो मित्र थे इनकी टिप्पणी। तो अघोर बाबू के मित्र की टिप्पणी क्या है, अघोर बाबू के मित्र जानते थे कि साहित्य सृजन के लिए अगर साहित्य का सृजन करना है और फैलाना है, समझना है, जानना है, तो इसके लिए मनुष्य को संवेदनशील होना जरूरी है। और शरद के अंदर ये गुण विद्यमान था। छोटे से ही शरद के अंदर संवेदनशीलता का गुण आ गया था। वह अपने आसपास के वातावरण तथा परिवेश का एकदम बारीकी से निरीक्षण कर सकता था। अतः अघोर बाबू ये जानते थे कि जिस बालक में छोटी उम्र में ही ये क्षमता मौजूद है, तो आगे चलकर पक्का वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। ऐसा बालक उस संवेदना को पूर्ण समाज में कागज के पात्रों के माध्यम से उकेर पाएगा। उनका यह कथन आगे चलकर सत्य भी हुआ और उनकी प्रत्येक रचना इस बात का प्रमाण है। ठीक है, जो कि आवारा मसीहा दशहरा के संबंध में आपको यहाँ पे समझाना था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटली जो है हमारा, हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 1 घंटा होने वाला है, लेकिन इस 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी हिंदी के पेपर के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी हो चुकी है, जहां तक मुझे लगता है ना। अब एक चीज आप कीजिए, क्या कीजिएगा, आप ना मुझे ज्यादा से ज्यादा ये कमेंट करके बताओ। क्या कमेंट करें सर? ये कमेंट करो कि क्या आपको आपकी जो अंतरा वाली किताब है, ध्यान से पढ़ना, आपकी जो अंतरा वाली किताब है प्लस में आपकी जो अंतराल वाली किताब है, इसके लिए क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पिछले 10 साल के पेपर में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो जो वीडियोस आपको चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले तो जो आपकी आदित्य माध्यम वाली है, ठीक है, फिर दूसरी आपकी अंतरा वाली किताब आ जाती है, तीसरी आपकी जो अंतराल वाली किताब आ जाती है, इसको लेकर आपको वीडियोस चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कीजिए और ये भी बताइएगा कि आज की ये वाली जो हमारी वीडियो थी ये आपको कैसी लगी। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप क्या करना है, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा आप उसका आंसर जरूर दें। बाकी आप सभी को आपके हिंदी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।